है ओफ्लोमेक्स ओजेड और बोनफ्लोक्स, तो टीका ले सकते हैं कि नहीं? चलिए डॉक्टर अभिनव से इस सवाल का जवाब लेते हैं। मेरे ख्याल से ले सकते हैं, वैसा कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए ले सकते हैं। चलिए एक सवाल जो हमने जब भी आप टीका लेने जाते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल है, सेट प्रोटोकॉल है, जिसके हिसाब से टीका लेने के बाद आधे घंटे से 45 मिनट तक आपको सेंटर पे रुकना है। वहां हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और टीम होती है जो आपका ख्याल रखेगी अगर आपको सपोज वर्स्ट केस में रिएक्शन होता है। पहली चीज। दूसरी चीज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जिसको कहते हैं कि एकाएक सपोज इंजेक्शन या वैक्सीन टीका लेने के तुरंत बाद कोई प्रॉब्लम हो गया, सीवियर प्रॉब्लम हो गया, इसका केस रिपोर्ट लेस देन 1% इन द वर्ल्ड है, मतलब 0.003% के आसपास में है। इंडिया से ऑथेंटिक कोई भी अभी तक केस रिपोर्ट नहीं है। तो चलिए इनके शंकाओं का समाधान हो गया होगा। डॉक्टर एकेजा आपके पास आऊंगा। क्या कोरोना की वजह से हार्ट पर भी ज्यादा असर पड़ता है? फेफड़ों की संक्रमण तो बात हमने सुन ली, क्या और कहां वैसे चीज है जहां पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पिछले साल कोविड संक्रमण हुआ था उसमें 100 रोगियों का जिनको कंफर्म कोविड था उसका कार्डियक एमआरआई किया और आपको सुन के आश्चर्य जो है करीब करीब 60 रोगियों में मतलब 60% में जो है हृदय प्रभावित होता है, जिसका लक्षण जो है बहुत ही कम में देखा जाता है। प्रभावित होता है 60% में, लेकिन लक्षण जो है वो करीब करीब 4 से 5% रोगियों में देखा जाता है। ये वायरस जो है ब्लड वेसल के एंडोथेलियम को प्रभावित करता है, एंडोथेलियाइटिस करवाता है और उसमें जो है क्लॉट बनाता है, जिसके वजह से जो फेफड़ों में भी परेशानी आती है और हृदय में भी जो है परेशानी आती है। इसके साथ साथ और भी अंगों में परेशानी जो है फंगल वाला जो है इन्फेक्शन जो है इसमें भी जो है यही प्रक्रिया होती है, जो पतले पतले ब्लड वेसल को एंडोथेलियाइटिस करा के क्लॉट करवा के उसको वो मृत करवा देता है उस एरिया के टिश्यू को। एक दर्शक जो है डॉक्टर साहब उनका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर अनुपमा जुड़ी है हमारे साथ पटना से। अनुपमा जी सवाल कर सकते हैं। अनुपमा जी अपना सवाल करें आप। ये मेरा सवाल ये है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद लगातार खांसी हो रही है जी, लगातार खांसी होती है जी। कोरोना से मैं 15 दिन पहले रिकवर हो चुकी हूँ जी, लगातार बनी हुई है। डॉक्टर एकेजा इस सवाल का जवाब मैं आपसे ही चाहूंगा। लगातार खांसी हो रही है, हालांकि कोरोना से रिकवर हो चुकी है ये, लेकिन खांसी इनको लगातार हो रही है। हाँ, कोरोना से उबर जाने के बाद लगातार खांसी हो रही। 2-3 बातों को इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका कोरोना से जो संक्रमण हुआ था उसमें फेफड़ा जो है वो किस तरह प्रभावित हुआ था जी, और वो रिकवरी जो है वो कितना क्या हुआ जो है। दूसरी बात होती है जो इस तरह के पेशेंट में जो है एलर्जी से भी, जो क्रॉनिक एलर्जी से, डस्ट एलर्जी से या क्रॉनिक साइनोसाइटिस से, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से, इससे भी खांसी रहती है, तो उस सब के लिए जो एंटी एलर्जिक दवा मोंटेलुकास्ट और लेवोसेट्रिजिन ग्रुप की दवा लंबे समय तक खा लेने से उसमें आराम मिल सकता है। और इसको कंफर्म करने के लिए इन्हें एक बार दोबारा जो है एक डिजिटल चेस्ट एक्सरे करवा लेना चाहिए और अपने निकट के अस्पताल में या नर्सिंग इसमें हेल्थ सेंटर में दिखला लेना चाहिए। चलिए उनके भी सवाल का जवाब रही बात जो है हृदय, हाँ हृदय का हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हृदय जी हाँ, हृदय को ये वायरस जो है दूसरा इस तरह से प्रभावित करता है कि ये मायोकार्डाइटिस करवाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरल मायोकार्डाइटिस। और वायरल मायोकार्डाइटिस के कारण से जो है हृदय की मांसपेशियां कमजोर होती है और कालांतर में जो है हो सकता है हार्ट फेलियर की बात आती हो। चौथा ये इस तरह से करता है जो कुछ में एरिदमिया करवाता है, जो क्योंकि इतना ज्यादा जो है उसमें जो है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ता है, स्ट्रोम होता है, जो उसमें जो है एरिदमिया होता है, तरह तरह की हृदय गति की अनियमितता आती है। हार्ट ब्लॉक भी हम लोग देखते हैं कुछ कुछ पेशेंट में होता है। एक और जो है महत्वपूर्ण कारण हृदय को प्रभावित होने का होता है
जो इस कोरोना से जो प्रभावित होते हैं लोग, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनमें जो है बहुत सारी दवाइयां जो है चलती है, जो इसका ग्रुप का अलग अलग जो है वर्णन होता है, और उस सभी दवा का जो है हो सकता है कार्डियोटॉक्सिसिटी वाला इफेक्ट हो, जिसमें कि रेमडेसिविर है, जो टेक्लोजुमेब है, तो इस सब का जो है, या एस्टेरॉयड का भी जो है, एस्टेरॉयड भी यदि जो है बहुत हाई डोज में चलता है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है। डॉक्टर साहब रोकना चाहूंगा, एक दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। पटना से उमेश जुड़े हुए हमारे साथ। उमेश जी, अपना सवाल करें आप। मेरा सवाल है कि हमारी 2 पुतों और 1 पोती जी कोविशील्ड की वैक्सीन ली थी 24 तारीख को जी, अब फीवर नहीं उतर रहा है जी। नेहा सिंह जी, सवाल का जवाब देंगे आप? हाँ, जैसे कि आपने 24 को लिया था और आज है 26, है ना, तो 2 दिन अंतराल पे अभी देखा गया है ना कि ब्रेक थ्रू का एक प्रॉब्लम होता है और एक होता है कि वैक्सीन इंड्यूस जो रिस्पॉन्स है बॉडी की, ये 2 चीज़ है। अगर आपको फीवर रह रहा है तो आप एंटीपायरेटिक दवा का आप सेवन करें, पैरासीटामोल सिंपल आप वो ले। अगर 3-4 डोज से ज़्यादा दिन से ज़्यादा अगर फीवर एक्सटेंड करता है तो आप एक रिपीट RT-PCR के साथ जो है कोविड की जो है कंफर्म जांच होने के बाद अपनी जांच को उस हिसाब से ही और ठीक करने की कोशिश करें। घबराई नहीं, ये जो सामान्यतः ये एक वैक्सीन का रिस्पॉन्स है जो आपके बॉडी के अंदर, जो कि सामान्यतः 60 to 70% पर्सन में ऐसा देखा जाता है कि उनको वैक्सीन लेने के बाद फीवर, सर्दी, खांसी, मलेज 2 से 3 दिन तक रहता है। दैट मीन्स कि वैक्सीन आपके शरीर में वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, वो अपना रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट कर रहा है। अगर ये लंबा खिंचता है तो एक RT-PCR का टेस्ट कराने के बाद हम कोविड के का जो इलाज है उसकी शुरुआत करेंगे। नेहा जी, क्या ऐसा भी है कि बुखार नहीं हो, आप जैसा कह रहे हैं कि अगर बुखार आ जाए, थोड़ा पेन हो, तो ऐसा है कि वैक्सीन असर कर रही है, और अगर बुखार नहीं हो तो क्या वैक्सीन असर नहीं करेगी? तो वही डेफिनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि मैंने खुद भी वैक्सीन लिया था मेरे फैमिली में, तो मुझे बुखार नहीं हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई भी सिम्टम्स नहीं हो रहा है और समानता उनमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बन रहा है। जो सारी प्रक्रिया होती है इम्यून रिस्पॉन्स, वो सर्दी, खांसी, मलेज, बुखार नहीं आना, एसिम्प्टोमेटिक, इस तरीके से जो है वैक्सीन के सिम्टम्स शो होते हैं जी। कुछ सर्टन स्पेसिफिक लक्षण नहीं बोला जाता है कि ये है तो इसका मतलब ये है, सामान्यतः ये देखा गया है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ, एक दर्शक जुड़े हैं, विवेक हैं भागलपुर से। विवेक, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर, मेरा 2 सवाल है जी। पहला सवाल यह है सर कि ब्लैक फंगस जो होता है किसी के कांटेक्ट में आने के बाद आता है जी। सर, मेरा पहला सवाल है कि ब्लैक फंगस जो होता है किसी के कांटेक्ट में आने से होता है या फिर अपने आप भी हो सकता है? जी, और दूसरा सवाल भी कर लें आप एक साथ। दूसरा सवाल ये है सर कि 5G की वजह से ऐसा हो रहा है फिर ऑटोमेटिकली ही हो रहा है? चलिए, ऐसी बातें सामने आ रही है। मैं डॉक्टर अभिनव आपसे इसका जवाब चाहूंगा। 2 सवाल इन्होंने किया है। ब्लैक फंगस एज सच कोई कांटेक्ट से नहीं आता है, लेकिन सपोज आपका इन्वायरमेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और आप अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में हैं, तब वहां से कोई, नॉट जस्ट ब्लैक फंगस, डॉक्टर नेहा बता रही थी, व्हाइट फंगस और कैंडिडा जो भी है, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट उनको ग्रो करने के लिए चाहिए, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इन्वायरमेंट चाहिए, या आपका शरीर का लड़ने का क्षमता घटा हुआ है तब चाहिए। तो उस कंडीशन में होता है, तो उसके लिए प्रिकॉशन एज यूजुअल बस वही 3-4 चीजें हैं, मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग। उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है उससे बचाव का, न कोविड से न ब्लैक फंगस से। ये रिलीजियसली फॉलो करना बहुत जरूरी है। आज जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है हम सेकेंड वेव में, इस 3 चीज को हम लोग भूल के ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ चले गए कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये करें, वो करें। लेकिन ये 3 चीज हमेशा से आगे भी, अगर आपने वैक्सीन लिया है, नहीं लिया है, आप कोविड पॉजिटिव थे, निगेटिव थे, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, मानवता के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 5G के लिए। जी। 5G के लिए बहुत रिसर्च हुआ, WHO ने क्लियर कर दिया है कि 5G का कोविड से कोई कोरिलेशन नहीं है। ये WHO के वेबसाइट पे भी आ चुका है कि 5G का कोई रिलेशन नहीं है कोविड के कारण। ऐसा नहीं है कि 5G के कारण है, ये एक तरह का मैं कहूंगा फेक न्यूज है या फॉल्स प्रोपेगेंडा है। तो चलिए, अब बहुत सारे सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा। डॉक्टर एके झा, आपके पास आऊंगा मैं।
पोस्ट कोविड को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, और या फिर जो इंजेक्शन ले रहे हैं उनको लेकर, दोनों डोज लेने के बाद भी बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब वो सेफ हैं। क्या ऐसा है कि वो सेफ हैं या फिर दोबारा उनको कोविड नहीं होगा? ये दोनों डोज वैक्सीन के लेने के उपरांत जो है आपको